नमस्कार सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी का चुनाव करना चाहिए। जो अब तक हमने सीखा है, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, हमने अब तक उतना ही सीखा है जो कि वेरी बेसिक एक एनालिसिस होता है कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस करता है उसे ये पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज क्या है। उसके बेसिस पर अगर हमें किसी स्टॉक का चुनाव करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम कैसे करेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट संडे जो कि आता है 17 मई को, उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो फिर भी अगर मुझे वक्त मिला तो मैं एक वीडियो रिलीज़ करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो समझने के लिए आपको वीडियो एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 4 एंड एपिसोड नंबर 5 ये वीडियोस देखने हैं, जो कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मूविंग एवरेज अंडरस्टैंडिंग एंड फ्री वेबसाइट के रिलेटेड हैं। इन सभी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को पॉज करके वो सारे वीडियो पहले देख लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि इस वीडियो को आपको समझने में आसानी हो। और इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। आपने अगर बीच में आधा अधूरा देखा तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों, हमने पहले देखा है कि हम मूविंग एवरेजेस हमने सीखा है। तो हम मूविंग एवरेजेस को एक सीरीज में लेते हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, वो सीरीज है जैसे कि 3 नंबर, देन 5, देन होता है 8, देन होता है 13, उसके बाद होता है 21, उसके बाद आता है 34, 55, 89, 144 एंड 233। तो इस नंबर के मूविंग एवरेजेस नॉर्मली हमें यूज़ करने चाहिए हमारे एनालिसिस के लिए। तो आप सोचते होंगे कि ये नंबर्स कौन से हैं, ऐसे नंबर्स क्यों, पर्टिकुलर यही नंबर क्यों। तो आपको बता दूं कि ये सारे नंबर्स एक फिबोनाची सीरीज़ हैं। तो इस सीरीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसका और एक टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेयर मार्केट में हम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, उसका हम एनालिसिस टूल्स, उस टूल्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स के बेसिस पर हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है। तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि इनको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो कि ज़्यादा असरदार हैं टेक्निकल एनालिसिस में। उसमें से है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, वो है 21, देन 55, देन 89 एंड 233। ये 4 नंबर हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज के लिए काम में आते हैं। लेकिन
जैसे ही नंबर बढ़ते जाता है उसका असर कम होते जाता है, मतलब उसका जो फ्लक्चुएशन है या फिर जैसे उसका डेविएशन है प्राइस के प्रति, वो थोड़ा कम होता है। मतलब 55 का मूविंग एवरेज का लाइन एंड 50 का मूविंग एवरेज का लाइन लगभग सेम प्राइस पर आएगा, सेम लेवल पे आएगा। इसलिए जो लोग पहले से एक्सपीरियंस थे उन्होंने क्या किया कि इसको इस चार कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया 4 नंबर के साथ। सो वो आ गए हैं जैसे कि 20, 50 जो कि राउंड नंबर्स हैं, 100 और 200। ये जो नंबर्स है इन नंबर्स के हिसाब से हम अगर मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं, उसके बेसिस पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं। तो आप अगर ये नंबर देखेंगे तो इन सारे नंबर्स की मैंने यहाँ पे एक एक लाइन ड्रॉ की है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटेजी है, ये ज़रूरी नहीं कि जो एक स्टॉक के लिए एप्लीकेबल हो वो सारे स्टॉक के लिए एप्लीकेबल हो। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, उसी तरह से हर एक स्टॉक अपना एक अलग चाल होती है, उसका एक अलग नेचर होता है। वो किसे फॉलो करता है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, कौन से मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करता है, वो हमें बैक टेस्टिंग से पता चलता है। ओके, तो हमने यहाँ पर वीकली चार्ट लिया है HDFC बैंक का। अब इसे अगर देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जो भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो हम उसी में पैसा लगाना चाहिए। जो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में हो, कंसोलिडेशन में हो, या फिर उसका कोई ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा है, उस तरीके का जो कोई भी स्टॉक हो तो उसमें हमें पैसा नहीं लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको वीकली चार्ट लेना होगा, ना कि डेली चार्ट, या फिर उससे कम जो अवधि है, मतलब 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, वो चार्ट्स आपको लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कम से कम 1 डे चार्ट या फिर वीकली चार्ट देखना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ओके, और यहाँ पे उसको एक डायरेक्शन दिख रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था ये जो छोटे छोटे डाउनवर्ड मूव होते हैं उनको हम करेक्शन कहते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पे अच्छा खासा एक करेक्शन आ चुका है HDFC बैंक में। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि ये सही समय है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले आते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। वो आएगा हम 2008 में जो क्राइसिस आया था, ग्लोबल क्राइसिस, उस समय से हम उसके मैच करके देख सकते हैं कि तब क्या हुआ था। क्योंकि ये लंबे अवधि का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमने 2008 का केस लिया था, तब भी मार्केट अच्छा खासा गिरा था। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमें एप्लीकेबल नहीं है उसे हम हाइड कर देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है, ये जो 20 वीक्स मूविंग एवरेज है, 20 वीक मूविंग एवरेज, वो 200 मूविंग एवरेज को, 200 वीक मूविंग एवरेज को यहाँ पे ट्रायंगल बना के ऊपर जानी चाहिए।
जब यहाँ पर इस तरीके का कोई ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर एकदम छोटा सा ट्रायंगल बना है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे आपको समझने के लिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे समझने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा किया है ताकि आपको वो समझ में आए। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल बना है, ये वाला। तो ये ट्रायंगल अगर बनता है तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा, मतलब कौन से प्राइस पे मुझे खरीदना है और कौन से प्राइस पे नहीं खरीदना है। आइडियली ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रॉस ओवर पूरा बन जाए, ये जो ट्रायंगल पूरा बन जाए, उसके बाद हमें यहाँ पर इस एरिया में हमें उसकी खरीदारी शुरू शुरू करनी चाहिए उस स्टॉक में। लेकिन आपने अगर देखा कि जब ये क्रॉस ओवर बनता है यहाँ पे, तो इसका जो इस वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में उसका प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट दिखा चुका है। ये देखिए, मतलब ये सारा मूवमेंट हमने लॉस कर दिया। तो हमें कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा उसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 20 वीक्स का मूविंग एवरेज कहाँ पे क्लोज हो रहा है। 20 वीक का मूविंग एवरेज, तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज आपका है ये ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन आपका 20 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो जब भी आपका स्टॉक प्राइस नीचे से लेकर ऊपर मूव कर रहा है और कोई भी ग्रीन कैंडल वो 20 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, उस दिन आपको यहाँ पर बाय करना है। जैसे कि इस कैंडल पे आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने रेड मार्क की है, ओके। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल में एक वीक का कैंडल है, ये एक वीक का कैंडल है, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सो आपको ये देखना है कि ये फ्राइडे को इस प्राइस का इस स्टॉक का प्राइस क्या है, क्या ये 20 वीक यानी 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं इस प्राइस पर, ओके। लेकिन कितना बाय करना है वो भी क्वेश्चन है कि हमें बाय कितना करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपका कोई स्टॉक 20 वीक या फिर 20 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, तो हमें सिर्फ 25% पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना कि पूरे पैसे। मतलब आपके 25,000 रुपये इस स्टॉक में इन्वेस्ट रहेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। जब आपका कोई स्टॉक, सपोज हम वही एग्जांपल लेते हैं, अगर ये हम 20 वीक का हाइड करते हैं और इसे हम एनेबल करते हैं 50 वीक का। सो आपका स्टॉक अगर 50 वीक का मूविंग एवरेज क्रॉस कर लेता है नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब बुलिश ट्रेंड में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मतलब इस लेवल पे आपको बाय करना है, इस कैंडल पर जो मैंने रेड मार्क किया है। इस कैंडल को आप देखिए ज़रा, तो उस कैंडल पे आपको क्लोजिंग प्राइस पर आपको उसे बाय करना है यहाँ पर, इस लेवल पर। तो ये हो गया आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन आपने अगर देखा तो यहाँ पर 200 जो कि आपका मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर क्रॉस हो चुका है इस कैंडल पर। तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं इस कैंडल पर। वैसे ही अगर देखा जाए
तो आपका 100 वीक मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एकदम टच किया है उसने और बाद में क्लोज यहाँ पे हो गया एग्जैक्टली। तो मैं आपको वहाँ पर मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला कैंडल है वो, ये वाला कैंडल। ओके, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर आपको बाय करना है, लेकिन उसे आपको हर वीक ट्रेस करना है, ट्रैक करना है कि ये काम कैसे कर रहा है, और ऊपर से आपको उसे एवरी इंस्टॉलमेंट में 25% आपको बाय करते जाना है। ओके, ये तो हो गई आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन तो जब भी आप इसे बाय करेंगे तो आपको ये देखना है कि इसे बैक टेस्टिंग करके पहले चेक करना है कि ये सच में ये फॉलो करता है या नहीं करता है। मतलब हिस्ट्री में जाके देखना है कि इसने अगर ये फॉलो किया है तो नेक्स्ट टाइम भी वो वही फॉलो करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि वो हर टाइम फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर हम हिस्ट्री के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वही बिहेव करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख कर चलते हैं कि इसका बैक टेस्टिंग हमने यहाँ पर 2008 में कर लिया है। तो इसके हिसाब से हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका ये हमें बाइंग सिग्नल तो हमने देख लिया, लेकिन हमें सेल कैसे करना है या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 100 और 200 का ये जो लाइन है इसे हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ओके, आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट है ये 50 वीक्स का जो ये है लाइन मूविंग एवरेज, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम थोड़ा सा उसको ये कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, आपने अगर यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व किया, थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए कि इस स्टॉक का जो रेड लाइन है, रेड लाइन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ, तो 4 बार उसने इस लाइन को टच किया और ऊपर बाउंस बैक हो गया है। इसका मतलब ये है कि 100 वीक मूविंग एवरेज का लाइन इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये आगे चलकर भी इसे फॉलो करेगा, यही बिहेवियर उसका आगे चलकर भी रहेगा HDFC बैंक के लिए। तो हम आगे चलकर देखते हैं अभी कि क्या इसने अभी आज की डेट में क्या हम इसे बाय कर सकते हैं। डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट नहीं बताऊंगा। हमारा जो एनालिसिस है अब तक जो हमने इस वीडियो में सीखा है उसके बेसिस पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या इस स्टॉक ने 20 वीक्स का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है नहीं किया है। अगर किया है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नहीं कर सकते। ये हमारा एक रूल है, तो इसी रूल के हिसाब से हम बाइंग पोजीशन लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। स्टॉप लॉस वो होता है जहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 वीक मूविंग एवरेज का एरिया है। अगर हम देखते हैं
इस स्टॉक में कोई भी कैंडल 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बनती है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल पकड़ लो आप, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है रेड कलर की, और जिसका ओपन एंड जिसका क्लोज 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब ये है कि उसने वो सपोर्ट तोड़ दिया है। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस लगाने का या फिर आपको एग्जिट करने के लिए आपको एक सिग्नल है कि यहाँ पे आप निकल सकते हैं, आपको निकलना है। आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि आपको निकलने की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ आप दे सकते हैं। ये जो कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल को ध्यान में रखिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए। इस कैंडल ने HDFC बैंक का 100 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये था कि आपको इस प्राइस पे HDFC बैंक से निकल जाना है, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड में एंटर कर चुका है इसके बिहेवियर के हिसाब से, जो कि हमने पहले देखा है कि 100 वीक मूविंग एवरेज इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो अगर उसने तोड़ दिया है मतलब यहाँ से इस प्राइस पे आपको निकल जाना है। ओके, ये हो गया आपका HDFC बैंक का एनालिसिस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? सबसे पहली बात तो हमें इसका बैक टेस्टिंग करना है। हमें देखना है कि जो जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका बिहेवियर क्या है, वो वीकली चार्ट फॉलो करता है लॉन्ग टर्म के लिए या डेली चार्ट फॉलो करता है। उसके लिए 20 डेज, 50 डेज या फिर 100 डेज और 200 डेज, या फिर 20 वीक, 50 वीक, 100 वीक या 200 वीक्स, किस बेसिस पर हमें उसको बाय करना है। ओके, और आपकी इंस्टॉलमेंट आपको तय करना है। तो लेकिन जब आपको बेचना है तब भी आप सेम रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 50 वीक्स, जैसे ही ये 50 वीक्स के नीचे आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 वीक्स, यहाँ पर आप उसने कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पर वो कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, लेकिन उसने हर बार ट्राई करके भी वो 50 वीक के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है। आप देखिए 50 वीक तो आ तो जाता है 50 वीक के आसपास, बट वो उसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है, उसके नीचे कैंडल नहीं बना है। तो जब भी कोई स्टॉक 50 वीक्स के नीचे एक रेड कैंडल बनाता है या फिर ऐसी बड़ी कैंडल बनती है 50 वीक्स के नीचे, तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट बेच देना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? मतलब ये है कि आपने जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट खरीदा था 20 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास, तो वो जो 25% के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं ये वाले, ये आपको बेच देने हैं। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने क्वांटिटी 100 तो लिया है, टोटल क्वांटिटी 100 है, और आपका हर इंस्टॉलमेंट में आपका 25 क्वांटिटीज आ रहा है। ओके, तो आपको जब 50 वीक मूविंग एवरेज का जब सपोर्ट टूट जाता है इसका, तो आपको सिर्फ 25% स्टॉक बेचते हैं, पूरे नहीं बेचने हैं, सिर्फ 25% ही बेचते हैं, ताकि कल जाकर अगर वो 50 डेज का जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो फिर से ऊपर चला जाए, तो आपको वहाँ पर फिर से खरीदना है। और खरीदना कितना है? 25 स्टॉक फिर से खरीदने हैं, ना कि पूरे। आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि समझ लो आप यहाँ पे 25% स्टॉक आपने यहाँ पर बेच दिए इस लेवल पर, क्योंकि आपका 50 डेज का एक 50 वीक का एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है वो टूट गया है। लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है ये वाला, यहाँ पर उसने फिर से
50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ और आपको फिर से वहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ओके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बेच देंगे क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट टूट गया है 50 वीक्स मूविंग एवरेज का। लेकिन ये जो कैंडल बनी है जहाँ पर मैंने सर्कल किया है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसने 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। मतलब आपको यहाँ पर उसको फिर से खरीद लेना है। लेकिन क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे और कितनी बेचेंगे, तो आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आपको 25% पे ही खेलना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसको कितनी बार खरीदा है। मतलब आपने अगर 100% के 4 पार्ट किए हैं तो 25% बेच दो। फिर से उसने अगर 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है तो 25% फिर से खरीद लो। वैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा आपका पूरे शेयर के जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से। आप ऐसा ऐसा अगर करेंगे कि आपने पूरा अगर बेच दिया तो फिर हो सकता है कि आप लॉस में चले जाए या फिर कम प्रॉफिट हो। तो बेटर वही रहेगा कि आप परसेंट के हिसाब से इसके साथ खेलते रहिए या फिर मैनेज कीजिए। ओके, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड में होता है कोई स्टॉक, जब अप ट्रेंड में होता है तब की बात। लेकिन कोई स्टॉक अगर लंबी अवधि तक या फिर लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन में चला जाए, जैसे कि ये एक स्टॉक है रिलायंस का। हमने रिलायंस का स्टॉक लास्ट टाइम भी देखा था कि ये एक कंसोलिडेशन में है लंबे ट्रेंड में या फिर लंबे टाइम फ्रेम पर। कम से कम ये स्टॉक 8 साल एक प्राइस रेंज में मूव करता रहा है, 400 से लेकर 600 तक। तो इस केस में ये जो लॉजिक है, जैसे कि ट्रायंगल बनना चाहिए 20 वीक्स मूविंग एवरेज एंड 200 वीक्स मूविंग एवरेज का, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका ट्रेंड चेंज हो गया है इन लॉन्ग टर्म। तो यह हमें पता तो नहीं चलेगा क्योंकि हम इन्वेस्ट तो यहाँ पे कर देंगे इस टाइम फ्रेम में। हमारा इन्वेस्टमेंट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ओके, तो आपने अगर देखा तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ तो हो चुका है। ठीक है, इसी एरिया में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसको ट्रेस करेंगे या फिर हमारे रूल फॉलो करेंगे कि भाई उसने अगर 50 वीक्स का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है तो बेच दो, और उसने अगर फिर से वो जो 50 वीक्स मूविंग एवरेज वाला जो फंडा है उसने फिर से ग्रीन कैंडल बन गई है तो उसे बाई कर लो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, बहुत बार आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा और हर बार आपको बाय सेल ऐसे करता रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक लंबी अवधि में कंसोलिडेशन में चला गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जब भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बनता है तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक मिलता है। तो यहाँ पर आपके पेशेंस टेस्ट होता है मार्केट में कि बहुत सारे लोग तो इस दरमियान, ये जो लाइन मैंने मार्क की है, इस दरमियान या फिर इस दरमियान यहाँ से लोग लॉस में निकल जाएंगे या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो भी है, और यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। लेकिन जो लंबी अवधि तक यहाँ पे टिका रहेगा उसको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है, या फिर एक अप ट्रेंड आता है कंसोलिडेशन के बाद। हर बार ऐसा नहीं कि वो मतलब कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड ही आएगा, कंसोलिडेशन के बाद डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, लेकिन वो हमें आगे जाके पढ़ना है या फिर सीखना है। तो अब तक जो हमने देखा है इससे तो यही लगता है कि जितना पॉसिबल हो उसे डाइवर्सिफाई करते रहिए। मतलब हमें अगर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं तो कम से कम हम उसे 3 या 4 स्टॉक में डिवाइड करके डालेंगे, ना ही एक स्टॉक में। एक स्टॉक में डाला तो हो सकता है कि जिस स्टॉक में आपने पूरे पैसे लगा दिए हैं वो एक
लंबी अवधि में कंसोलिडेशन में चला जाए और आप वेट करते रह जाएं कि भाई ये ऊपर कब जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसे 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके, अलग अलग स्टॉक में डिवाइड करके एक इस लॉजिक के हिसाब से हम उसे ऐड करते जाएंगे। अब बारी आती है कि चलो ठीक है, ये दो केस हो गए कि एक अप ट्रेंड हो गया, एक डाउन ट्रेंड, सॉरी एक अप ट्रेंड हो गया, एक कंसोलिडेशन हो गया। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऐसा हो कि जहाँ पे हम कुछ डिसाइड ही ना कर पाए कि भाई ये हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें क्या करें। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पे उसने बड़ा ट्रायंगल बनाया, ओके, यहाँ पे और एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जितना बड़ा ट्रायंगल बनेगा उतना ही उसका ऊपर जाने का चांसेस कम है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो थम जाएगी। आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये स्टॉक अगर यहाँ से लेके ऐसा निकल जाता, मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ, ये स्टॉक अगर यहाँ से इतना ही ट्रायंगल बनाता, छोटा सा ट्रायंगल, तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसने अगर बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया तो वो यहाँ तक जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो इसका जो ग्रोथ होता है वो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना ऊपर जाएगा। मतलब ये 200 लाइन के ऊपर कितना जाएगा, ये इस ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन वाला है, ये पे हम कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं ले सकते कि भाई ये कितना ग्रो करेगा। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि हमारा जो भी रूल है उसे हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्टॉक कौन सी लाइन, मूविंग एवरेज की लाइन सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेती है। जिस लाइन पे सपोर्ट लेती है उसे हमें कैच करके या फिर ऑब्जर्व करके उसे यहाँ पर बेच देना है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रुकिए ज़रा, ओके, हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मूविंग एवरेज का लाइन ये फॉलो कर रहा है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे ठीक से, ये देखिए यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है 100 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे। ओके, तो हम इससे पता क्या चलता है, हमें ज़्यादा कुछ इसमें से कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी फिर उसने सेम टाइप का एक कंसोलिडेशन दिखाया है, यहाँ पर फिर से उसने एक कंसोलिडेशन दिखाया है 100 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन इससे कोई कंफर्म नहीं होता है कि इसने अगर ये नीचे यहाँ पे कोई कैंडल बना भी दिया तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक 100 वीक मूविंग एवरेज उसने अगर क्रॉस कर दिया तो सीधा उसे बेच देते हैं। उसने अगर फिर से वही 100 वीक मूविंग एवरेज 100 वीक मूविंग एवरेज उसने अगर फिर से ग्रीन में क्लोज किया तो यहाँ पर हम फिर से खरीद लेंगे। तो हम इससे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मेरा कुछ नियम होना चाहिए कि मैं कौन से बेसिस पे उसे मेरा स्टॉप लॉस या फिर मेरा होने वाला लॉस मैं कम कर दूं। तो अगर गलती से भी ये 100 वीक मूविंग एवरेज की को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक अगर नीचे चला जाता है तो मैं कम से कम यहाँ पे मेरा जो भी प्रॉफिट है वो मैं बुक कर लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। जब तक 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये मेरा कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा। तो ये हो गया एक साइडवेज वाला जो होता है स्टॉक, उसमें हम कैसे मैनेज करें। तो हमें इसमें सीख यही मिलती है कि स्टॉप लॉस लगा के रखिए, रूल्स फॉलो कीजिए, और आपने अगर कोई भी रूल फॉलो किया है तो आपको लॉस कम होगा। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए, ये जो 20, 50, 100 या 200,
ये हर एक स्टॉक का अलग होता है। आपको उसे बैक टेस्टिंग करके उसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। ये वीकली चार्ट फॉलो करता है लॉन्ग टर्म के लिए या डेली चार्ट फॉलो करता है लॉन्ग टर्म के लिए। हर एक स्टॉक का अपना अलग बिहेवियर होता है। तो इसके हिसाब से हमें बाय सेलर स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमें इसमें से कंक्लूजन यही मिलता है कि रूल फॉलो करना है और आपने अगर रूल ब्रेक किया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।